बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज़ योर लॉन्ग क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड और मे बी ये शॉर्ट क्वेश्चंस। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी रह जाएंगी जो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहली बात, कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में अनचेंज्ड केमिकल कंपोजिशन। जी हाँ, जो कैटलिस्ट होता है ना, जो किसी भी रिएक्शन में अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उस कैटलिस्ट की कंपोजिशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हमेशा अनचेंज रहेगी, वो कभी भी तब्दील नहीं होगी। जब भी आप कोई कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट की केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। हाँ, उसकी फिजिकल स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली है पोटाशियम क्लोरेट की। यू कैन सी दैट KClO3 जो कि KCl में और 3O2 में कन्वर्ट होता है आफ्टर इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। हम KClO3 को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 की मौजूदगी में हम KClO3 की थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं, और जब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई जाती है तो पोटाशियम क्लोरेट कन्वर्ट हो जाता है पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में इस्तेमाल होने से पहले थोड़ा सा खुरदरा होता है, रफ पाउडर होता है, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन अगर आप इसको देखेंगे तो ये फाइन पाउडर बन चुका होता है। लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड की केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी, इट वॉन्ट बी चेंज्ड, लेकिन इसकी फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाएगी, ये फाइन पाउडर बन जाएगा। तो हमारे पास इस बात की समरी ये आती है कि जब भी आप किसी कैटलिस्ट को किसी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी, फिजिकल स्टेट में थोड़ा बहुत तब्दील आ सकता है। उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखना है। बहुत थोड़ी सी अमाउंट भी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा कर वाटर बनाया है और इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है प्लाटिनम। अब आपको पता है प्लाटिनम इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ मेटल, तो बहुत ज़्यादा प्लाटिनम तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ये रिएक्शन इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट प्लाटिनम की यूज़ करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के वाटर बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 डेसीमीटर क्यूब अगर आपके पास हाइड्रोजन हो और 12.5 डेसीमीटर क्यूब आपके पास ऑक्सीजन हो तो सिर्फ 1 मिलीग्राम प्लाटिनम काफ़ी है। 1 मिलीग्राम प्लाटिनम इज एनफ टू कैटालाइज दिस रिएक्शन। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कैटालिस्ट की एक बहुत ही कम अमाउंट भी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए काफ़ी है। तो दो प्रॉपर्टीज़ हो गई, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। हमेशा कैटालिस्ट की केमिकल कंपोजिशन अनचेंज रहेगी और बहुत कम अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी होता है। तीसरी बात, सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल जो ऊपर हेडिंग्स बनाई हैं उन्हीं में से एग्जाम्पल को मैंने नीचे लिखा है। आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ मिलकर 2 वाटर मालिक्यूल बना रहा है, और यहाँ पर जो कैटालिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ प्लाटिनम। लेकिन अगर आप इस प्लाटिनम का लंप यूज़ करें, मतलब लंप का मतलब क्या, इसको पीस की फॉर्म में, इसको एक टुकड़े की शक्ल में अगर इस्तेमाल किया तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ही पुअर होगी। तो आपको इसको क्या करना है, इसको लंप की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपको इसको फाइन पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करना होगा। तो आपने प्लाटिनम को लेस एक्टिव नहीं रखना बल्कि इसको अपने हाईली एक्टिव बनाना है, तो उसके लिए आपको इसके सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप इसको अच्छी तरह पीस लेंगे, जब आप इसको अच्छी तरह पीस लेंगे तो ये फाइन पाउडर की शक्ल में आ जाएगा, और व्हेन एवर इट कम इनटू
a form of a fine powder, then it will have a very good catalytic activity. लिहाजा प्लाटिनम को हम लंप की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, टुकड़े पीस की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको फाइन पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और इस वजह से इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी इन्हांस कर जाएगी। उसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी या चौथी करैक्टरिस्टिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। याद रखिए, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कैटालिस्ट इज नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस की जब बात की जाती है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मीन्स टू से इसकी प्रेजेंस की वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है। आपको पता है दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट बनाना। और रिवर्सिबल रिएक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल अगर है तो उसमें कैटालिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट इट विल हेल्प द केमिकल रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आ जाइए पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, और वो प्रॉपर्टी है वन रिएक्शन वन कैटालिस्ट। जी हाँ, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, और अगर उसी रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स के लिए आप कोई और कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड लिया HCOOH, अगर मैं कैटालिस्ट इस्तेमाल करता हूँ एलुमिना, Al2O3 इज एलुमिना, अगर मैं इस एलुमिना को एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करता हूं तो आप देख सकते हैं वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। यहां से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर के वाटर बना देंगे और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट सेम रखे और कैटालिस्ट डिफरेंट कर दिया, पहले आपने एलुमिना यूज किया था, अब आप कॉपर यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई। यहां पर अब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और वाटर की जगह क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी आप किसी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे एक खास किस्म के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसी रिएक्टेंट्स के लिए कोई और कैटालिस्ट इस्तेमाल किया तो वो रिएक्शन के दौरान जो हासिल होने वाली प्रोडक्ट है वो आपके पास डिफरेंट होगी। उसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट्स द रोल ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सम कैटालिस्ट चेंज फिजिकली इफ वी चेंज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो फिजिकल चेंज आ जाता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आर केमिकल रिएक्शन और टू गेट प्रोडक्ट्स। तो अब जैसे प्लैटिनम कोलाइडल है, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो ये कोगुलेटेड हो जाता है। अगर आपके पास प्लैटिनम है, कोलाइडल प्लैटिनम है, तो अगर आपने टेम्परेचर को राइज किया तो ये कोगुलेटेड हो जाएगा, जिससे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पर इफेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा आप लोगों को टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर जो है वो सस्टेन करना पड़ता है किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले कैटालिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए। उसके बाद कैटालिटिक पॉइजनिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। जी, अगर आपके पास सिस्टम में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है और उसमें कैटालिस्ट भी मौजूद है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का चांस है कि कैटालिस्ट अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने की बजाय उस फॉरेन पार्टिकल के साथ रिएक्ट कर जाए। अब वो जो फॉरेन पार्टिकल है ना, वो उस कैटालिस्ट के लिए पॉइजन के तौर पर यूज होगा। मतलब पॉइजन बन गया ना, पॉइजनिंग मीन्स टू से कि कैटालिस्ट ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना छोड़ दी और कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने की बजाय वो क्या करने लग पड़ा है? वो भाई फॉरेन पार्टिकल के साथ रिएक्ट कर गया है। दैट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक पॉइजनिंग। द प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहर का सब्सटेंस मेक्स अ कैटालिस्ट इनइफेक्टिव, ये कैटालिस्ट को इनइफेक्टिव कर सकता है, और ये चेंज टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और ये पॉइजन यानी वो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस जो कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट कर गया, वो एक्चुअली पॉइजन
कहलाएगा और ये बेसिकली कैटलिस्ट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। आई टोल्ड यू, मिसाल ले लिया हमने हाइबर प्रोसेस का। हाइबर प्रोसेस का नाम आपके लिए नया नहीं है। ये प्रोसेस ऐसा है जिससे हम अमोनिया बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो जब हम अमोनिया को बनाते हैं हाइबर प्रोसेस से, तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया एज ए फॉरेन सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा या रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मौजूद हुआ तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इससे जो कैटलिस्ट है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना छोड़ देगा। तो दिस वी विल हैव टू अवॉइड। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाज़ औक़ात हम कैटलिस्ट क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? कैटलिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर सकें। लेकिन बाज़ औक़ात हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल करनी होती है बहुत कम से वक्त में, तो फिर हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक और सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा कैटलिस्ट के साथ, लेकिन वो पहले वाले कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा। जी हाँ, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आपको पता है वनस्पति घी बनाने के लिए हम ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, निकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप निकल के साथ साथ कॉपर और टेलोरियम यूज़ कर लें, कॉपर या टेलोरियम, तो क्या होगा, निकल की कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो कैटालिस्ट हैं कॉपर या टेलोरियम, ये निकल के लिए कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लिहाजा हम इसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट ऑफ अ कैटालिस्ट। तो बाज़ औक़ात हम एक कैटालिस्ट की एक्टिविटी पर बढ़ाने के लिए उसके साथ एक और कैटालिस्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो फर्स्ट कैटालिस्ट के लिए एक कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ अ कैटालिस्ट। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।